दिस इज लेसन 4 ऑफ मॉड्यूल 2। हमने ओरेकल डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल लेवल पर डिस्कशन कर ली कि हमने मेमोरी आर्किटेक्चर देखा, बैकग्राउंड प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया, हमने फिर फिजिकल आर्किटेक्चर को देखा, फिर हमने लॉजिकल आर्किटेक्चर को पढ़ा। ठीक है, तो अब हमने एक लेवल तक की जो है आपका जो फिजिकल आर्किटेक्चर लेवल की डिस्कशन जो है आपको बता दी कि ओरेकल में फिजिकल आर्किटेक्चर क्या है। अब हम बात करते हैं, आप देखिए जो डेटा है जिसको हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, कि हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। अब असल जो एक्चुअल जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो डेटा ही है ना, कि हमें डेटा ही चाहिए ना, कि हमको इतना कुछ काम कर रहे हैं कि उसका जो अब इतना ये मेमोरी आर्किटेक्चर बना रहे हैं, फिजिकल आर्किटेक्चर बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं, वो डेटा को सेव करने के लिए बना रहे हैं ना, डेटा को परफॉर्मेंस लेने के लिए बना रहे हैं ना। अब उस डेटा को हमने सिक्योर भी तो करना है, कि अगर कोई यूजर हमारे डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है, हमारा उसके ऊपर हमने कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं, और हमारा कोई डेटा मिसयूज ना हो जाए उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसकी कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, हमें यूजर मैनेजमेंट, हमने अपने डेटा को सिक्योर करना है, तो यूजर मैनेजमेंट एंड ऑडिट। अब यूजर मैनेजमेंट क्या है, कि जो लोग हमारे डेटा को एक्सेस करेंगे, वो जो लोग एक्सेस करेंगे उनके पास किस किस्म के राइट्स होंगे, हमने कंट्रोल। ऐसा तो नहीं है कि ना हर कोई आगे डेटा के अंदर इंसर्ट करना शुरू हो जाएगा, हर कोई डेटा के अंदर अपडेट करेगा, हर कोई डिलीट कर रहा है, हर कोई सेलेक्ट कर रहा है। हमने भी कंट्रोल करना है ना कि इस इन किस्म के यूजर को सेलेक्ट के राइट्स होंगे, और इन किस्म के लोगों को इंसर्ट के इन ये लोग अपडेट करेंगे और ये लोग डिलीट करेंगे। अब इस सेलेक्ट में भी हमने देखना है कि ये सेलेक्ट में इस पर्टिकुलर डेटा को कौन सेलेक्ट कर सकता है। अब ऐसा कर ले, कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, किसी की कस्टमरी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तो हर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सबको नजर नहीं आनी चाहिए ना। अगर किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर सबको नजर आ जाएगा तो वो मिसयूज हो जाएगा। तो ये कंट्रोल हमने कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ यूजर मैनेजमेंट। तो यही चीज आपको ओरेकल में क्या चीज प्रोवाइड की जा रही है, कि हमने यूजर क्रिएट करना है। कैसे करना है, क्रिएट यूजर, हमने यूजर का नाम देना है आइडेंटिफाइड बाय, फिर हमने उसका पासवर्ड देना है, हम ये डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम डिफाइन करेंगे, फिर हम क्या देखें, हमने बात की टेबल स्पेस। अब हमने टेबल स्पेस डिस्कस किया था ना लॉजिकल आर्किटेक्चर के अंदर। लॉजिकल कंटेनर है हमारा जिसमें नंबर ऑफ डेटा फाइल्स होती हैं। अब टेबल स्पेस के अंदर क्या होगा, यूजर। अब यूजर क्या चीज है, जो हमारे डेटाबेस में कनेक्ट करेगा। अब जो यूजर कनेक्ट करेगा, लेट्स सपोज आपने यूजर बनाया, आपकी एप्लीकेशन थी इन्वेंट्री, आपने यूजर क्रिएट किया इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के यूजर के अंदर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आएंगे, टेबल होगा, आपका व्यू होगा, आपके प्रोसीजर्स होंगे, वटेवर आपके इंडेक्सेस होंगे, वो कहां पर होंगे, आपके यूजर के अंदर आएंगे। अब ऐसा यूजर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। अगर जिसके अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे वो यूजर कहलाएगा। सिंपल डिफरेंस ये हो गया। सिर्फ जो आपका यूजर ऐसा है जो अपने ऑब्जेक्ट्स रखता है, जिसके पास अपने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वो क्या होगा, स्कीमा होगा, और जिसके ऑब्जेक्ट्स नहीं है वो यूजर होगा। मगर आपने कोई ऐसा यूजर है जो कि सिर्फ सेलेक्ट के राइट्स देने हैं आपने उसको, वो क्या होगा, सिर्फ वो यूजर, उसको कहेंगे यूजर। मगर एक ऐसा यूजर है जो कि जिसके अपने टेबल्स भी हैं, अपने इंडेक्सेस भी हैं, अपने प्रोसीजर्स भी हैं, व्यूज हैं, उसे हम कहेंगे स्कीमा। अब हर स्कीमा क्या होगा, स्कीमा का आपने डिफाइन करना है टेबल स्पेस। टेबल स्पेस में क्या होती है, आपकी डेटा फाइल्स होती हैं, और फिर आपका जो स्कीमा होगा उसको आपने डिफाइन कर दिया कि ये स्कीमा का ये पर्टिकुलर टेबल स्पेस है। तो आपने उस यूजर क्रिएट करेंगे और उसका टेबल स्पेस डिफाइन कर देंगे। क्या होगा, इससे फायदा क्या है, हर यूजर का अपना टेबल स्पेस बनेगा। ठीक है, अब आपने बनाया काम, इन्वेंट्री का यूजर बनाया, अब आपने इन्वेंट्री के टेबल स्पेस के अंदर डिफरेंट किस्म के टेबल्स डाल रहे हैं, आप इंडेक्सेस रख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, उसका आपने टेबल स्पेस अलग बना दिया। कि अब क्या हुआ, इन्वेंट्री का टेबल स्पेस अलग है, उसके अपने यूजर्स हैं। आप टेबल स्पेस क्या कर सकते हैं, टेबल वाइज भी कर सकते हैं, मतलब हर टेबल का आप चाहते हैं अलग टेबल स्पेस बने, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इंडेक्सेस के अंदर टेबल स्पेस बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो यूजर क्रिएट करते हुए हमने क्या डिफाइन करना है, अपना टेबल स्पेस भी डिफाइन करना है। हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस यूजर का टेम्पररी टेबल स्पेस कौन सा है, हम ये भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं।
फिर हम ये डिफाइन भी कर सकते हैं कि उस यूजर का हमने कोटा देना है। अब कि एक यूजर है, हम चाहते हैं कि इस यूजर को हमारे इस डेटाबेस के अंदर सिर्फ 10 GB का स्टोरेज मिले। हम चाहते हैं सिर्फ 20 GB का स्टोरेज मिले, या हम कहते हैं ये 500 GB तक का स्टोरेज मिले। तो हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि इस यूजर को इतना कोटा मिले। ऐसा नहीं है यूजर को अलाउ कर दिया, वो यूजर आपकी डेटाबेस के अंदर इंसर्शन करे जा रहा है, तो हम वो भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कोटा। आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस यूजर को ये कोटा है, और यूजर को अगर आप अनलिमिटेड चाहते हैं अनलिमिटेड भी डिफाइन कर सकते हो, स्पेसिफिक आप चाहते हैं कोई स्टोरेज मिल जाए तो आप ये भी इस पर्टिकुलर स्कीमा या यूजर के लिए करते हैं। स्कीमा क्या है? जिसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो होगा स्कीमा, और जिसके ऑब्जेक्ट्स नहीं है वो क्या होना आपका हो गया, यूजर हो गया। अब ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपका एक यूजर है उसको सिर्फ ग्रांट की प्रिविलेजेस हो, आप सिर्फ सेलेक्ट ग्रांट कर दें सिर्फ क्रिएट सेशन, उसको सिर्फ सेशन क्रिएट करने के राइट्स होंगे। आप चाहते हैं यूजर को सिर्फ टेबल क्रिएट करने के राइट्स हो, या आप चाहते हैं सेलेक्ट करने के, इंसर्ट करने के, और इंसर्ट भी आप चाहते हैं कि जी एक स्पेसिफिक टेबल के आप इंसर्ट के राइट्स दे रहे हैं, या आप इस कहते हैं कि स्पेसिफिक ये भी कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक टेबल के ऊपर सेलेक्ट के राइट दे रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक टेबल पर डिलीट के राइट्स, अपडेट के राइट देना चाहें ये भी कर सकते हैं, और तमाम टेबल पर कि अपडेट एंड डिलीट के देना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। और टेबल क्रिएट करने के बाद आप उसका पासवर्ड चेंज करना, आपका टेबल स्पेस भी चेंज कर सकते हैं। अब आपका टेबल यूजर क्रिएट हो गया है, आप चाहते हैं उस यूजर का लॉक करना, आप चाहते हैं लॉक और अनलॉक कर दें। अगर लॉक कर दिया यूजर तो क्या होगा, यूजर बंद नहीं होगा, सिर्फ लॉक हो जाएगा। मतलब वो यूजर अगर लॉगिन करेगा तो लॉगिन नहीं होगा, आप उसको दोबारा अनलॉक कर दें लॉगिन हो जाएगा। तो ये जरूरत पड़ती है जब कोई आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कोई मेंटेनेंस की एक्टिविटी करनी है, आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन जो है आपकी डेटाबेस से कनेक्ट ना हो, आपका यूजर लॉक कर दें, ये भी कर सकते हैं। या यूजर को आप, अगर आपका कोई यूजर आपका रिजाइन करके चला गया, अब उसको आपने डिलीट नहीं करना, आपने यूजर डिलीट कर दिया इसका मतलब है उसकी तमाम चीजें आपके डेटाबेस से डिलीट हो गई, तो आपने उसको कर देना है लॉक। ठीक है, तो आपने यूजर को डिलीट नहीं करना, आपने उसको करना है लॉक। आप डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप यूजर से करना चाहें ड्रॉप भी कर सकते हैं, मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उस यूजर को लॉक करें। ठीक है, आप अगर चाहते हैं आपके जितने भी यूजर डेटाबेस के अंदर बने हुए हैं और डीबी अंदर को यूजर से आप उन डेटाबेस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और ये भी चेक करें आपके कौन कौन से यूजर्स ऐसे हैं जिनको आपके ग्रांट्स दिए हुए, मतलब डीबी के ग्रांट्स दिए हुए, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि किस किस कौन से यूजर्स हैं इनको आपने डीबी ग्रांट दिए हुए। तो सिस प्रिफ के नाम से आपका वो एक व्यू है, उसको आप वो चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट डीबी अंडरस्कोर सिव अंडरस्कोर प्रिफ्स, डीबी अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर प्रिफ, वो यूजर जिसको रोल ग्रांट किए हुए। अब डीबी एक रोल है, और सिस प्रिविलेजेस आपकी क्या होंगी, तो सिस्टम लेवल की प्रिविलेज होंगी, आप वो भी आप चेक कर सकते हैं बाई यूजर सिस अंडरस्कोर प्रिफ से चेक कर सकते हैं। अब आती है बात प्रोफाइल। अब ये भी कर सकते हैं कि यूजर बेस प्रोफाइल डिफाइन कर दें, कि आप चाहते हैं कि जी मेरी एक यूजर की पासवर्ड प्रोफाइल चेंज कर दें, मतलब क्या कहते हैं पासवर्ड लाइफ टाइम आप डिफाइन करना चाहते हैं कि 90 डेज बाद उसका यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, तो आप ये भी यूजर के लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं। आप यूजर की रिसोर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये यूजर इतनी मेमोरी इतना सीपीयू इस्तेमाल करे। ठीक है, तो आप ये भी चीजें यूजर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ प्रोफाइलिंग। आपकी प्रोफाइल बनाए और प्रोफाइल के अंदर रिसोर्स लिमिट कर दें, और यूजर को वो पर्टिकुलर प्रोफाइल आप असाइन कर दें। तो आप क्या करते हैं, यूजर की प्रोफाइलिंग करके यूजर क्या करे उस स्पेसिफिक सीपीयू ही इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि यूजर ने को सेलेक्ट एग्जीक्यूट करी और आपके लगभग जाकर 20 कोर की मशीन है तो 20 कोर उसने इस्तेमाल कर लिए, तो आप ये भी इसके अंदर प्रोवाइड यूज ऑफ प्रोफाइल कर सकते हैं। तो डीबी अंडरस्कोर यूजर से क्या होगा, आपके जितने भी यूजर सेलेक्ट करने आप वो यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं। डीबी अंडरस्कोर रोल से आप तमाम के तमाम रोल्स जो है आप वो भी चेक कर सकते हैं। डीबी अंडरस्कोर सिस्प से क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम लेवल की प्रिविलेजेस आप वो चेक कर सकते हैं। डीबी अंडरस्कोर टैब प्रिव्स के क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे जो प्रिविलेज दिया आपने, मतलब आपने कोई सेलेक्ट दिए किसी लेवल पे ऑब्जेक्ट लेवल पे, तो आप वो इससे चेक कर सकते हैं। और वी पीडब्ल्यूडी फाइल अंडरस्कोर यूजर, तो आप क्या करते हैं यूजर जिसको 6 GB के राइट्स दिए हुए या 6 ओपर के राइट दिए हुए, तो वो आपको इस व्यू से आप उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपने यूजर क्रिएट कर लिया, ठीक है, अब आपने यूजर क्रिएट किया, उसको आपने डिलीट के राइट भी दे दिए, अपडेट के राइट्स भी दे दिए, और आपने इंसर्ट भी दे दिया, और सेलेक्ट भी कर सकता है यूजर। मगर अब यूजर ऐसा होगा, आप ये जो आपको प्रिविलेजेस दिए हैं आपने उसको कंट्रोल भी तो रखना है ना। क्या अगर आप किसी यूजर को आपने डिलीट के राइट्स दे दिए
और उसने आपका कुछ सेंसिटिव डेटा यूजर ने डिलीट कर दिया, तो आपने उसको कंट्रोल भी रखना है कि हाँ यार ऐसा तो नहीं है वो यूजर जानबूझकर डेटा डिलीट कर रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या लगानी, ऑडिटिंग, उसकी लॉगिंग, कि यूजर ने डिलीट किया तो क्या डिलीट किया, यूजर ने अपडेट किया तो क्या अपडेट किया, इंसर्ट क्या किया आपने, यूजर ने सेलेक्ट किया, ऐसा तो नहीं है आपने कोई यूजर ऐसा सेलेक्ट कर रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड नंबर भी अगर आपने असाइन कर दे दिए तो वो किसी भी टाइम पे सिलेक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑडिटिंग इनेबल कर सकते हैं। ऑडिटिंग क्या करेगा, आपको डीडीएल लेवल पे करेगा, डीएमएल लेवल पे आपकी ऑडिटिंग लगाएगा। और सेंसिटिव डेटा को कंट्रोल करने के लिए कि आपका सेंसिटिव डेटा ऐसा तो नहीं है कोई मिसयूज कर रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी को सेलेक्ट के राइट्स दिए हैं तो सेलेक्ट के राइट्स वो किसी टाइमिंग के ऊपर जिस जरूरत है तो जब भी इस्तेमाल हो ना, ऐसा तो नहीं है कि यूजर किसी भी टाइम पर सेलेक्ट कर रहा है और कहीं भी आपकी वो डेटा को मिसयूज करे कहीं और सेंड कर रहा है। तो उस किस्म की कंट्रोल करने के लिए आप क्या लगाते हैं, ऑडिटिंग लगाते हैं कि ये पता लग सके जो यूजर को हमने जो ग्रांट दी है, जो प्रिविलेजेस दी गई हैं, वो यूजर उसको मिसयूज तो नहीं कर रहा, उसको हमने उसको कंट्रोल भी रखना है कि हाँ जी उसको जो हमने प्रिविलेज दी गई हैं उसी को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उस डेटाबेस पे हमने लगाने ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग क्या होती है, इसके अंदर लगाएंगे ऑल्टर सिस्टम सेट ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल अंडरस्कोर डीबी। अब स्कोप इज इक्वल टू एसपी फाइल। अब इसको जैसे आप चेंज करेंगे, पैरामीटर जो डायनेमिक नहीं है, ये पैरामीटर स्टैटिक है। ये आपको चेंज कर देने के बाद आपने डेटाबेस को रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आपने ऑडिट लगाना, ऑडिट क्रिएट सेशन। ऑडिट क्रिएट सेशन लिखेंगे तो क्या होगा, आपका सेशन लेवल के ऊपर, क्रिएट सेशन लेवल के ऊपर आपकी ऑडिटिंग लग जाएगी। अब इसमें दो तीन किस्म की ऑडिटिंग होती है। एक है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जो कि ओल्ड ऑडिटिंग का वे है। एक होता है एफजीए फाइन ग्रेन ऑडिटिंग, ठीक है। एक हमारी होती है यूनिफाइड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ऑडिटिंग के तीन किस्म के टाइप आ गए। अब आप अगर लेट्स सपोज चाहते हैं कि डेटाबेस में डीबी ऑडिट ट्रेल लगानी, तो क्या है इसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग लगेगी, ठीक है। फाइन ग्रेन ऑडिटिंग की क्या होगा, आप कॉलम लेवल के ऊपर या कंडीशनल लेवल के ऊपर ऑडिटिंग लगा सकते हैं। अब यूनिफाइड लेवल की ऑडिटिंग ये है 19C से, 19C से आपके पास ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो होते हैं यूनिफाइड ऑडिटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड ऑडिटिंग है, इसके अंदर स्टैंडर्ड भी होगी और फाइन ग्रेन ऑडिटिंग भी दोनों शामिल होंगी। ये एक ऑडिटिंग होती है पॉलिसी बेस्ड, फुली पॉलिसी बेस्ड ऑडिटिंग होती है। और आपकी फाइन ग्रेन में आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल बेस्ड ऑडिटिंग कर सकते हैं, कॉलम पे ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो फाइन ग्रेड में आपको ये होती है। और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का ऑप्शन ये होता है कि आप दैट्स वो क्रिएट सेशन पे कर रहे हैं, सेलेक्ट पे कर रहे हैं, इंसर्ट पे ऑडिटिंग लगा रहे हैं, तो ये क्या होती है, फाइन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का जो प्रोसीजर था, जो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो फर्स्ट वर्जन से स्टार्ट हुआ था, ये आपको ऑल ऑडिटिंग का वे है। और दूसरा जो उसके बाद 12C में अंदर आपको आया था एफजीए का, फिर उसके बाद 19C ऑनवर्ड जो है, आप 19C में 19C से उसके बाद जो है एफजीए आपका जो यूनिफाइड ऑडिटिंग जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है और आपका यूनिफाइड ऑडिटिंग इनेबल आपको मिलती है। तो इसमें आप ऑडिटिंग में क्या कर रहे हैं, आपको सेशन लेवल पे लगानी है क्रिएट सेशन ऑडिट, क्रिएट सेशन करते हैं। अगर आपने ऑडिटिंग डिसेबल करनी है, नो ऑडिट क्रिएट सेशन करते हैं, नो ऑडिट सेलेक्ट ऑडिट करें, ऑडिट सेलेक्ट इंसर्टेड बाय यूजर, आप स्पेसिफिक यूजर पे सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट पे ऑडिटिंग लगा सकते हैं। वैसे ही एफजीए ऑडिटिंग के अंदर क्या है, आपने एफजीए के अंदर ऐड पॉलिसी करनी है, आपने क्या करना है एफजीए अंडरस्कोर ऐड पॉलिसी, और आपने स्कीमा डिफाइन करना है किस स्कीमा पे लगा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, पॉलिसी का नाम डिफाइन करें। कॉलम पेपर जैसे मैंने आपको बताया, कॉलम लेवल पे आपने कंडीशन चाहते हैं कि सैलरी ग्रेटर देन 1000 है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्या दे दी, सेलेक्ट, सेलेक्ट होगी तो आपकी ये इसकी ऑडिटिंग इनेबल होगी। वैसे ही इसको आपने डिसेबल करना है, इनेबल करना है, ऑडिट ऑडिट पॉलिसी और लॉगिन के ऊपर लगा लें, ऑडिट पॉलिसी और सिक्योर कॉन्फ़िग के ऊपर आप लगाना चाहते हैं। और इसको अगर आपने व्यू करना है, आपने व्यू करना है यूनिफाइड ऑडिटिंग को व्यू करना है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूनिफाइड अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल। और वैसे ही आपने जो ओल्ड ऑडिटिंग टेक्निक है उसको करना है डीबी अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल। उसका एफजे करना है, अपने डीबी अंडरस्कोर एफजे ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल करना है। तो इस तरीके से आप ये ऑडिटिंग जो है इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑडिटिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज है कि आपने सिस प्रिविलेजेस को आपने क्या करना है, उसकी ऑडिटिंग इनेबल करनी है। जब भी आपने ऑडिटिंग इनेबल करें तो बाय डिफॉल्ट अब तो 90C से ऑनवर्ड जितनी भी है सिस लेवल की ऑडिटिंग भी बाय डिफॉल्ट इनेबल
कोई भी मिलती है। अदरवाइज इससे पहले जितने वर्जन थे उसमें सिस लेवल की ऑडिटिंग एनेबल करना पड़ती थी। मतलब लेट्स सपोज आपने डेटाबेस को पुटी से कनेक्ट किया, एसक्यूएल प्लस स्लैश सिस जीबी से लॉगिन करा, वहां से आप कोई भी स्टेटमेंट को अपडेट इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वट कर रहे हैं, सिस लेवल के ऊपर कोई ऑपरेशन को कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लें, ठीक है, क्या हुआ, तो वो ऑडिटिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती थी। तो क्या बहुत सी आपको वो भी इनेबल करना पड़ती है। मगर अब जो नए वर्जन आ रहे हैं, ओरेकल का नया वर्जन 19C वर्जन है, इसके अंदर सिस लेवल की जो दो भी ऑडिटिंग होती है वो भी बाय डिफॉल्ट इनेबल मिलती है आपको, वरना प्रीवियस वर्जन पे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती थी। मगर भाई आप ये चेक करें कि आपकी सिस लेवल की ऑडिटिंग इनेबल है या नहीं है, तो वो भी आप देखें। और इसके बाद में आता है रेगुलर इसकी पर्जिंग करें, आपकी ऑडिटिंग को रेगुलर पर्जिंग करें कि आपकी ऑडिटिंग तो साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका टेबल स्पेस का साइज बढ़ रहा है, तो आप इसकी रेगुलर पर्जिंग करें। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आप क्या, और ये है कि ऑडिटिंग ये भी ये नहीं होनी चाहिए कि आपके जो स्कीमा ऐसे हैं जो कि सर्विस अकाउंट, अब सर्विस अकाउंट क्या कहेंगे, जिसके ऊपर आपका डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है। मतलब वो जो एप्लीकेशन अकाउंट है, जो एप्लीकेशन आपकी कनेक्टिविटी बना रही है, वो आपका अकाउंट है, और आप उसके ऊपर ऑडिटिंग लगाते हैं तो उस पर भी आप लिमिटेड ऑडिटिंग लगाएं या उसके ऊपर डिलीट बेस पे ऑर्डर लगाएं, अपडेट पे ना लगाएं, सेलेक्ट पे ना लगाएं, इंसर्ट पे ना लगाएं, क्योंकि वो आपका सर्विस अकाउंट है। सर्विस अकाउंट की आपने ऑडिटिंग करनी है तो वो एप्लीकेशन भी कंट्रोल होती है कि एप्लीकेशन इसकी कंट्रोलिंग करती है कि उसने कौन सा मेनू सेलेक्ट किया और कौन से मेन्यू के कौन से ऑप्शन को ऑडिट किया। मगर आप ये करना चाहते हैं तो, मगर अगर आप ये करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस का एक डिग्रेडेशन मिलेगी। तो उस लेवल पे आप लगाएं कि ऑडिट वही उस लेवल पे लगाएं जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है।